हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 18 ध्वनियाँ तरह तरह की। इससे पहले हम अध्याय 17 तक समाप्त कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हम प्लेलिस्ट में जा कर के क्लास 8 SCERT बिहार बोर्ड में साइंस विज्ञान भाग 3 देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट्स अब धीरे धीरे जो भी हैं क्लास जैसे जैसे आगे जाएगा सारे लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं। तो आप इसको बहुत ही बारीकी से एक सरसरी निगाहों में ज़रूर पढ़ें, जिससे कि BPSC या 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप पढ़े रहेंगे तो ये मन में नहीं रहेगा कि हाँ हमने SCERT NCERT बुकों को नहीं पढ़ा। पढ़ लेंगे तो आपके लिए उतना ही फ़ायदा होगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ते रहें, लेकिन आपको टाइम मिले तो यहाँ से भी अपना रिवीजन भी करते रहें। तो आज हम 18 अध्याय पढ़ेंगे ध्वनियाँ तरह तरह की। और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटे जरूर बजा दें, जिससे कि हमारे द्वारा कई हस्तलिखित नोट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वहां से भी अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ध्वनियाँ तरह तरह की। अब इसमें आज हम पढ़ेंगे कि आप प्रत्येक सुबह चिड़ियों की चहचहाहट के साथ जागते हैं। आप घर में माता पिता भाई बहनों की आवाज़ को सुनते हैं। अपने घरों में आने वाली पड़ोसियों और अतिथियों की आवाज़ सुनते हैं। विभिन्न जानवरों की आवाज़, घरेलू बर्तन, हवाई जहाज़, गाड़ियाँ, मोबाइल के रिंगटोन, टेलीविज़न, रेडियो से प्रसारित कार्यक्रमों की आवाज़ सुनते हैं। ये आवाज़ ध्वनियाँ कैसे उत्पन्न होती हैं? उत्पन्न होने वाले स्थान से हमारे कानों तक ध्वनि किस प्रकार पहुंचती है? इन्हें हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनि तीव्र और कुछ मंद क्यों सुनाई पड़ती है? सुबह जागने के बाद से विद्यालय पहुंचने के पहले तक सुनी गई अलग अलग ध्वनियों की सूची बनाइए। आप यहाँ पे सूची को बना सकते हैं। ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। अब हम जानेंगे कि जो ध्वनि होती है वो कंपन से उत्पन्न होती है। जैसे स्टेनलेस स्टील अथवा कांसे की कोई थाली लीजिए, इसे पकड़ करके इसकी सतह को छुए, पुनः थाली पर चम्मच से चोट कीजिए, तत्पश्चात इसकी सतह को छुएं। अब आपने क्या अनुभव किया? एक रबड़ बैंड लीजिए, इसे चित्रानुसार टेबल के किनारे पर लगाइए। टेबल तथा रबड़ बैंड के बीच दो समान आकार के लकड़ी या पत्थर का टुकड़ा लगाइए, ताकि रबड़ तना हुआ रह सके। अब रबड़ को बीच से खींच करके छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? क्या रबड़ का बैंड कंपन करता है? बेंच पर पत्थर के टुकड़ों पर तनित रबड़ बैंड आप इस चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसी क्रियाओं को हमें करना है। आप जानते हैं कि किसी वस्तु को अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे या बाएं दाएं होने वाली गति को कंपन कहते हैं। मतलब कि जब किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे या बाएं दाएं होने वाली गति कंपन कहलाती है। जब तने हुए रबड़ बैंड को बीच से खींच करके छोड़ते हैं या कंपन करता है और इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जब ये ध्वनि करना बंद कर देता है तो ध्वनि भी बंद हो जाती है। अब हमें क्रियाकलाप के माध्यम से समझना है अच्छे से कि धातु की एक थाली लीजिए, उसमें कुछ जल लीजिए, एक चम्मच से इसके किनारे पर चोट कीजिए, जल में उत्पन्न तरंगों का अवलोकन कीजिए एवं उत्पन्न ध्वनि को सुनिए, पुनः चोट कीजिए और तथा जल की सतह को देखिए। अब थाली को पकड़िए तथा जल की सतह पर उत्पन्न तरंगों के परिवर्तन का अवलोकन कीजिए एवं उत्पन्न ध्वनि को ध्यान से सुनकर के परिवर्तन नोट कीजिए। क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं? क्या इससे कंपन और ध्वनि के बीच कोई संबंध का संकेत मिलता है? क्या हम कह सकते हैं कि कपायमान वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती हैं? कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं तथा कुछ में हम उन्हें देख नहीं पाने पर इनका अनुभव कर सकते हैं। थाली में ध्वनि भर करके चम्मच से चोट करता हुआ आप देख सकते हैं, और ये क्रिया आप घर पे भी कर सकते हैं। आपने अपने परिवेश में अनेक वाद्य यंत्र देखे होंगे, उनका प्रयोग करते होंगे। उनकी सूची बनाइए और उनके कपायमान भागों को पहचानिए। वाद्य यंत्र ध्वनि उत्पन्न करने वाला कपायमान भाग। नारियल के खोल, लकड़ी तथा धागा की
सहायता से अपना अपना एक वाद्य यंत्र बनाइए। मानव के द्वारा उत्पन्न ध्वनि। चित्र के अनुसार अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए। अब इसी स्थिति में जोर से बोलिए या गाना गाइए। क्या आपको कंपन का अनुभव होता है? मानव के द्वारा ध्वनि कंठ से उत्पन्न होती है। श्वास नली के ऊपर सिरे पर 2 वाक तंतु होते हैं जो इस प्रकार तने होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। जब फेफड़े के द्वारा वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तब दोनों वाक तंतु कंपित होते हैं जिससे कि ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु ऐसी संरचना होती है जैसे कि सितार के 2 तार तने होते हैं। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतु को तान सकती हैं या ढीला कर सकती हैं। अलग अलग लोगों के वाक तंतु अलग अलग आकार, मोटाई तथा तनाव के होते हैं जिसके कारण बच्चा, महिला तथा पुरुष की आवाज़ भिन्न भिन्न होते हैं। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब उत्पन्न ध्वनि उस ध्वनि से भिन्न होती है। जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं, जब आपको सर्दी या जुखाम हो जाता है तो आपकी आवाज़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? समान साइज की रबड़ को 2 पट्टियां लीजिए। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके तानिए। अब इनके बीच की दरार में हवा फूंकिए। क्या ध्वनि उत्पन्न होती है? कागज को 2 टुकड़ा आपस में सटाने पर जिससे एक पतली झिर्री बन सके की सहायता से भी आप ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। चित्रानुसार कागज को अपनी अंगुलियों के बीच पकड़िए। अब झिर्री के बीच से हवा फूंकिए, ध्वनि सुनिए। हमारे वाक तंतु भी ठीक इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब आप किसी कार्य हेतु कुछ दूरी पर खड़ी अपनी माँ को पुकारते हैं, आपको माँ आवाज़ को सुन लेती है। उनके कानों तक आपकी ध्वनि कैसे पहुँचती है? आइए हम इसको क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि धातु की एक लंबी छड़ लीजिए, इसके एक सिरे को अपने कान से सटा करके रखिए। अपनी सहेली से इसके दूसरे सिरे को खरोचने के लिए कहिए। क्या आप खरोचने की ध्वनि सुन पाते हैं? अपने आसपास की अन्य सहेलियों से पूछें कि क्या वे भी इस ध्वनि को सुन पाती हैं। आप अपने कान को मेज के एक सिर पर रख करके अपने मित्र को दूसरे सिर को खरोचने के लिए कह करके भी उपरोक्त गतिविधि कर सकते हैं। हमने देखा कि ध्वनि धातु या लकड़ी में चल सकती है। आप खिलौना, टेलीफोन बना करके ये पता कर सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है, अर्थात ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। एक बाल्टी लीजिए, इसे स्वच्छ जल से भरिए और एक हाथ में एक छोटी घंटी लेकर के इस घंटी को जल में इस तरह हिलाइए कि घंटी बाल्टी की दीवारों को नहीं छुए। अब कान को जल की सतह पर सावधानी पूर्वक रखिए और ध्यान रखें कि जल आपके कान में प्रवेश न करे। क्या आप घंटी की आवाज़ सुन पाते हैं? क्या आप अंदरों में भी ध्वनि का संचरण हो सकता है? क्या ध्वनि संचरण के लिए हवा भी एक माध्यम का काम करता है? आइए इसके लिए एक क्रियाकलाप करें। एक सूखा गिलास लीजिए, इसमें एक सेलफोन रखिए। एक दूसरे सेलफोन से गिलास में रखे सेलफोन का नंबर डायल कर उसका रिंगटोन ध्यानपूर्वक सुनिए। अब गिलास को ढक करके पुनः रिंगटोन सुनिए। दोनों स्थिति में रिंगटोन में क्या अंतर आया? इस अंतर का क्या परिणाम इस अंतर का कारण क्या था? अगर इसी सेल फोन को किसी ऐसे जार में रख दिया जाए जिसके अंदर की हवा निकाल दी गई हो तथा पुनः उसका नंबर डायल किया जाए तब क्या होगा? जार की सारी वायु निकाल देने पर ध्वनि सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब ये है कि ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम चाहिए। मानो कान। ध्वनि को हम जिस ज्ञानेंद्रिय द्वारा सुनते हैं उसे कान कहते हैं, है ना। अर्थात ध्वनि को हम जिस ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सुनते हैं उसे हम कान कहते हैं, जिसके मुख्यतया 3 भाग हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। अर्थात ये है 3 प्रकार का, बाहरी, मध्य और आंतरिक। बाहरी भाग जिसकी आकृति कीप जैसी होती है उसे हम कर्ण पल्लव कहा जाता। ये हवा से ध्वनि कंपन ग्रहण करता है। ये कंपित ध्वनि एक नालिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली झिल्ली दृढ़ता से तनी रहती है, जिसे हम कर्ण पटह कहते हैं।
आप इसमें देख सकते हैं इस चित्र में नलिका कहाँ पर है, इस भाग को नलिका कहते हैं। कर्णपल्लव जहाँ पे हमारे कान के कुछ भाग दिखाई देते हैं बाहर की ओर, वो कर्णपल्लव कहलाते हैं। अंदर कर्णपटाह का भाग होता है, आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये ध्वनि कंपन कर्णपटाह तक पहुँचती है। जब कर्णपटाह भी कंपित होने लगता है, यह कंपन 3 हड्डियों के द्वारा कई गुना बढ़ा दिए जाते हैं। ये बढ़े हुए कंपन मध्य भाग से आंतरिक भाग में स्थानांतरित होकर के विद्युतीय संकेत में बदल जाते हैं, जिसे हम श्रवण तंतु के द्वारा मस्तिष्क को पहुंचा दिया जाता। अंत में मस्तिष्क इसे ध्वनि के रूप में ग्रहण करता है और इस प्रकार हम ध्वनि सुनते हैं। एक प्लास्टिक या टीन का डिब्बा लीजिए और इसके दोनों सिरे काट दीजिए। डिब्बे के एक सिरे पर एक बैलून को तान करके बांधिए। तने हुए बैलून के ऊपर सूखे अन्न के 3-4 दाने रखिए। अब अपने अपने डिब्बे के खुले सिरे पर बोलिए। अपने मित्र से अन्न के दानों का अवलोकन करने के लिए कहिए, अन्न के दाने ऊपर और नीचे क्यों उछलते हैं। कंपन का आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति के बारे में समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि किसी वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से बार बार बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं गति करना दोलन गति कहलाता है। अर्थात जब किसी माध्य स्थिति से बार बार बाएं से दाएं और दाएं से बाएं गति करना होता है तो उसे हम दोलन गति कहते हैं। कंपन भी दोलन ही है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हम हर्ट्ज में मापा जाता है, जिसका संकेत एच और जेड होता है। एक एच जेड आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। कंपित वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपना एक दोलन पूरा करता है, जिसे हम आवर्तकाल कहते हैं। इसे सेकंड में मापा जाता। कंपित वस्तु अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जिस दूरी तक जाती है उसे उसका आयाम कहते हैं। इसे मीटर में मापा जाता है। आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या हम ध्वनियों में उनके आयामों आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं। प्रबलता तथा तारत्व। धातु का एक गिलास तथा एक चम्मच लीजिए। चम्मच को धीरे से गिलास के किनारे से सटाइए। उत्पन्न ध्वनि को सुनिए एवं इसके बगल में लटकते थर्माकोल की गेंद को देखिए। अब गिलास पर चम्मच से जोर से चोट कीजिए। ध्वनि को सुनते हुए थर्माकोल की गेंद देखिए जो गिलास को स्पर्श कर रहा था। बताइए कि दोनों स्थिति में क्या अंतर नजर आया। इस अंतर का क्या कारण था। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है और प्रबलता की इकाई डेसीबल है। तो प्रबलता की इकाई क्या है, ये डेसीबल है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है और जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो सामान्य श्वास की प्रबलता 10 dB अर्थात 10 डेसीबल होता है और मंद फुसफुसाहट वो 30 डेसीबल, सामान्य बातचीत 60 डेसीबल होता है। फैक्ट्री की शोर 80, ऑर्केस्ट्रा 98 डेसीबल और हवाई जहाज की 150 डेसीबल होती है। एक छात्र तथा एक छात्रा दोनों समान रूप से प्रबल ध्वनियाँ उत्पन्न करें फिर भी उनमें कुछ भिन्नता होती है। ऐसा क्यों। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि का तारत्व कम है। ढोल मंद आवृत्ति से कंपित करता है जबकि सीटी अधिक आवृत्ति से कंपित होती है, अतः ढोल कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि सीटी अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि पक्षी की ध्वनि जो है वो दुर्बल होती है। मतलब कि पक्षी जो होते हैं उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। शेर की दहाड़ का तारत्व कम होता है जबकि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल होती है। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों एक छात्र की आवाज़ किसी छात्र की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की होती है।
श्रव तथा अश्रव्य ध्वनियाँ 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ अर्थात 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान नहीं सुन सकते, अतः ये अश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। अर्थात 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ तथा 20,000 प्रति कंपन सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान नहीं सुन सकता, और जिसे सुन नहीं सकता है वो अश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। अतः मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनियों का प्रास अथवा रेंज ये 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, जिसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। शोर तथा संगीत, आप प्रतिदिन अनेक तरह की ध्वनियाँ सुनते हैं। उनमें से कुछ सुखद होती हैं तो कुछ कष्ट पहुँचाने वाली होती हैं। यह क्या आपको गाड़ियों की धुन अच्छी लगती है? कक्षा में सभी विद्यार्थी एक साथ बोलने लगे तब उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? अप्रिय ध्वनियों को शोर कहा जाता है। आप संगीत तथा गीत का आनंद लेते हैं। कानों को सुखद लगने वाली ध्वनियाँ सुस्वर ध्वनि होती है। यदि संगीत का अत्यंत प्रबल हो जाए तब भी आप इसे सुस्वर कहा जाएगा। कम प्रबल ध्वनि की संगीत भी यदि अधिक समय तक सुना जाए तब भी हमारे कानों को आनंद दे पाएंगी या उनसे क्षति पहुंचेगा। ध्वनि प्रदूषण, अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट, हवाई जहाज, मशीन, लाउडस्पीकर आदि ध्वनि प्रदूषण करते हैं। ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल इत्यादि ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। कभी कभी हमारी बातचीत भी किसी के लिए कष्टकारक हो जाता है। क्या आप इस प्रकार के अन्य स्रोत की सूची बना सकते हैं जिसमें कि ध्वनि कष्ट का कारण हो? ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। अनिद्रा, तनाव इत्यादि ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने से अस्थायी या स्थायी श्रवण निषक्ता आ सकती है। अतः ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित या सीमित करने के उपाय सोचने चाहिए। इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इसकी सूची बनाइए। ध्वनि कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि जो है कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है और मानव वाक तंतुओं के कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि किसी माध्यम, ठोस, द्रव व गैस में संचरित होती है। कर्ण पल्लव ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं, जिसे नलिका से कर्ण पटह तक पहुँच देती है। वहाँ से संकेतों में बदल करके मस्तिष्क तक भेज दिया जाता, जहाँ मस्तिष्क इन संकेतों को ग्रहण कर सकता है या ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया को श्रवण कहा जाता है। प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है और कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारतम्य जो होता है वो अधिक होता है। अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती हैं जो ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं और ध्वनि प्रदूषण को कम करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ अभ्यास समाप्त भी होता है। तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर सकती हैं? तीनों माध्यमों से, मतलब कि ठोस, द्रव तथा गैस माध्यम तीनों में से कोई या तीनों स्थान तक जाती हैं। तो ये सही है। अश्रव्य ध्वनियाँ कौन सी ध्वनियाँ कहलाती हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से और के बीच का नहीं या 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति कौन सी ध्वनियाँ कहलाती हैं? तो 20,000 से कम आवृत्ति और इससे ज़्यादा, अर्थात ए और बी सही जा सकता है। इसके बीच की ध्वनियों को तो हम सुन सकते हैं, लेकिन अश्रव्य ध्वनियाँ कौन सी ध्वनियाँ अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जो 20 हर्ट्ज से कम होगा और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगा, वही अश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। अभी ऊपर पढ़े थे हम सब, वहाँ पे ऊपर कहीं पढ़े थे, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही हो सकता है, 20,000 से हर्ट्ज से ज़्यादा भी। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा और चलो देखते हैं, पढ़ लेना, दोबारा देख लेना, पढ़ाया हूँ वहीं पे
तो सी नंबर मतलब एक से अधिक सही होगा। कहाँ से कम होगा और इससे ज़्यादा होगा वो आश्रव ध्वनियाँ कहलाएंगी। लेकिन हम कौन सी ध्वनियों को सुन सकते हैं? 20,000 हर्ट्ज से और 20,000 मतलब कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियों को सुन सकते हैं। किसी कंपित वस्तु का अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर अधिकतम दूरी तक जाना क्या कहलाता है? बताइए। आवर्त काल, आवृत्ति या आयाम? आवृत्ति, आवर्त, काल। काल तो समय होता है, एक स्थान से दोलन गति कहलाता है, दोलन गति। विस्थापन क्या कहलाएगा? अच्छा, विस्थापन क्या कहलाएगा? आवृत्ति, एक स्थान से दूसरे। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या इसका उत्तर होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे एक नए अध्याय में। वो अध्याय हमारा लास्ट अध्याय होगा, अर्थात हम 18 नंबर का पढ़ रहे थे, अब वो हमारा 19 होगा और 19 होगा, इसका मतलब वो लास्ट चैप्टर है। तो इसी के साथ ये अध्याय और बुक भी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम नए अध्याय में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।